प्यारे बच्चों, सरकार द्वारा +2 विद्यालयों में पॉलिटिकल साइंस के शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है, इसीलिए JCRT द्वारा राजनीतिक विज्ञान का मॉडल सेट नहीं तैयार किया गया है। बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैंने बहुत सारे गेस्ट पेपरों को मिलाकर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। शुरू करने से पहले अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नोट्स देखना है तो मेरे इकोनॉमिक्स प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेट 1 का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको भी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। आज हम लोग सेट 2 राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? तो अमेरिका। दूसरा है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के साथ किस नेता का नाम जुड़ा है? तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन के साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम जुड़ा हुआ है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई? तो 1996 में। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें का विचार शामिल नहीं था, तो क्या चीज का? उदारीकरण का। 7वां है, 5वीं लोकसभा निर्वाचन के समय गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने। 8वां है, भारत के पर्यावरणीय आंदोलनों में सबसे अधिक सफलता किसे मिली है? तो केरल का साइलेंस सैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। ग्लासनोस्त से आप क्या समझते हैं? तो ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन। लोगों को राजनीति व आर्थिक विषयों के बारे में जानकारी तभी दी जा सकती है जब उन्हें उन विषयों के बारे में विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार तथा स्वतंत्रता प्राप्त हो। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सार्क के सिद्धांतों की चर्चा करें। तो सार्क संगठन अपना कार्य संचालन कुछ सिद्धांतों के आधार पर कर सकता है। वे सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, सार्क संगठन द्वारा क्षेत्रीय सहयोग की प्राप्ति सदस्य राज्यों की प्रभुसत्ता, समानता, प्रादेशिक अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार पर होगी। दूसरा पॉइंट है, सार्क संगठन के सदस्य अन्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा, क्षेत्रीय सहयोग तो द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग का स्थान न लेकर उनके अतिरिक्त सहयोग प्राप्त करने वाला तत्व होगा। फिर है, क्षेत्रीय सहयोग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दायित्व से असंगत नहीं होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, विश्व शांति व सुरक्षा की स्थापना। दूसरा, राज्यों के बीच सद्भावपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तीसरा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में समृद्धि करना। अगला पॉइंट है, समस्त विश्व में मानव अधिकारों के प्रति सम्मान में वृद्धि करना। और लास्ट पॉइंट है, विभिन्न राष्ट्रों के हितों को समान हित के रूप में संगत करना। 12 नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत सुरक्षा व अपारंपरिक सुरक्षा में अंतर स्पष्ट करें। तो परंपरागत सुरक्षा क्या है? तो पहला, हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित अर्थों में होता है, लक्ष्य तथा साधन दोनों से इनका संबंध रहता है। दूसरा, राज्यों के संदर्भों में माना जाता है। अपारंपरिक सुरक्षा क्या है? तो सैन्य खतरों से संबंध न होकर मानवीय अस्तित्व के लिए खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। दूसरा, संदर्भों का दायरा बड़ा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांत बताएं। तो पंचशील के सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। दूसरा, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप न करना। समानता और परस्पर लाभ। और लास्ट पॉइंट है, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को अपने अंदरूनी मतभेदों का समाधान किस तरह करना चाहिए? तो किसी राजनीतिक दल को अपने अंदरूनी मतभेदों का समाधान निम्न तरीकों से करने चाहिए। पहला, पार्टी के अध्यक्ष द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, इससे पार्टी के अंदर अनुशासन बना रहता है। दूसरा, बहुमत की राय पर अमल करना चाहिए, इससे लोकतंत्र की परंपरा बनी रहती है।
तीसरा, पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं से सलाह करना चाहिए, जिससे पार्टी का अनुभव का फायदा होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद नए राज्यों के निर्माण पर नोट लिखे। तो इसका आंसर है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद नए राज्यों का निर्माण मुख्य रूप से भाषाई आधार पर किया गया है और 16 राज्यों तथा 6 संघ क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है, परंतु राज्यों की सीमाओं परिवर्तन और नए राज्यों का निर्माण इसके बाद भी हुआ और आज भारत में 28 राज्य तथा 6 संघीय क्षेत्र हैं। नए राज्यों के निर्माण की सूची इस प्रकार है। पहला, 1960 में भाषा के आधार पर बम्बई राज्य का विभाजन करके 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। दूसरा, 1963 में उत्तर पूर्व में नागालैंड नामक अलग राज्य बनाया गया। तीसरा है, 1966 में पंजाब का विभाजन कर पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बनाए गए और 1972 में असम के कई क्षेत्रों को अलग करके मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय नामक राज्य बनाए गए हैं। पांचवा है, गोवा को जब भारतीय संघ में शामिल किया गया तो संघीय क्षेत्र का स्तर दिया गया था, बाद में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश 1956 में एक संघीय क्षेत्र था, बाद में इसे राज्य का स्तर प्रदान किया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य का स्तर प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है, सिक्किम को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया और इसे राज्य का स्तर दिया गया। अगला पॉइंट है, 1999 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य का विभाजन करके 3 और नए राज्य क्रमशः उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड बनाए गए। इसी प्रकार संघीय क्षेत्रों की सूची बदली, कई संघीय क्षेत्रों में राज्य स्तर पर प्राप्त कर लिया गया और नए संघीय क्षेत्र भी बने, जैसे 1966 में चंडीगढ़, बाद में पांडिचेरी, दादर नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या 1969 में कांग्रेस की टूट रोकी जा सकती थी? विवेचना करें। तो कांग्रेस का टूटना रोका जा सकता था अगर श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं की बातें सुनती और सिंडिकेट के विरुद्ध कार्य नहीं करती। कांग्रेस की टूट से श्रीमती गांधी की सरकार अल्पमत में आ गया। डीएमके और सीपीआई समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन, इशू बेस्ड सपोर्टर के बल पर श्रीमती गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। इस दौरान सरकार ने अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। इसी दौर में श्रीमती गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करके संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करके और अपने कार्यक्रम के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से श्रीमती गांधी की सरकार ने दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। लोकसभा के लिए 5वां आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुआ, जिसमें उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा जोर शोर से लगाया और चुनाव में सफल रही। अगर कांग्रेस नहीं टूटती तो इस प्रकार की सफलता श्रीमती गांधी को नहीं मिलती। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन के विकास का संक्षिप्त वर्णन करें। तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय समाज में महिलाओं को कन्या, वधू, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा, सती प्रथा जैसे धार्मिक कुरीतियां और यातनाएं झेलनी पड़ती थी। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के आगमन से महिलाओं की सहभागिता बढ़ी। स्वतंत्रता आंदोलन में देश की साधारण महिलाएं भी घर की चारदीवारी को छोड़कर निकली। महर्षि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, लक्ष्मीबाई केलकर आदि समाज सुधारकों ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु सामाजिक कुरीतियों, शैक्षिक पाबंदियों और स्त्री पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में स्वर मुखर किए। महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे है। अपने कुशल प्रशासन के बल पर प्रथम महिला पुलिस अधिकारी आईपीएस के रूप में किरण बेदी ने मिसाल कायम की है। राजनीति के क्षेत्र में श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, सुश्री मायावती, श्रीमती सुषमा स्वराज आदि का विशेष योगदान रहा। कल्पना चावला, सुष्मिता विलियम्स अंतरिक्ष में अपनी प्रतिभा दिखा चुकी है। स्वर्गीय विजय लक्ष्मी पंडित को यूएनओ की
पहली भारतीय अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। सुश्री अरुंधति घोष ने अमेरिका तक को यूएनओ की सभा में खरी खोटी सुनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। खेलों की दुनिया में पीटी उषा, डायना एल्दल्जी, सानिया मिर्जा ने कीर्तिमान स्थापित किया। प्रथम विमान चालक मंगला जोशी, गीत संगीत में लता मंगेशकर, प्रथम महिला पैराशूट गीता छाण आदि ने सराहनीय योगदान दिया है। उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है, परंतु आज भी महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पुरुष प्रधान समाज में उन्हें संकीर्णता, रूढ़िवादिता से संघर्ष करना पड़ रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी क्या थी? क्या समाजवाद साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण के लिए यह तरीका उचित था? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के विभिन्न राष्ट्रों ने साम्यवादी विचारधारा को छोड़कर लोकतांत्रिक समाजवाद और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना चाहा। रूस व मध्य एशिया के गणराज्यों ने पूर्वी यूरोप के पूंजीवादी मॉडल को अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। इसका अर्थ है पहले चोट पहुंचाओ और बाद में इसका इलाज करो। साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण के लिए यह तरीका उचित नहीं था, क्योंकि शॉक थेरेपी ने राज्यों की आर्थिक विचारधारा को ही बदल डाला। सभी का मानना था कि व्यापार करके ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बदला व विकसित किया जा सकता है। सोवियत खेमे में शॉक थेरेपी के निम्न परिणाम रहे। पहला, अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना। शॉक थेरेपी के कारण पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, क्योंकि अति महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम आंकी गई तथा उन्हें सस्ते दामों पर बेच दिया गया। काला बाजारियों ने बड़ी चालाकी व धोखाधड़ी करके सबसे सहमति पत्रों को खरीद लिया, क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। दूसरा है रूसी मुद्रा रूबेल में गिरावट। तो सबसे खतरनाक प्रभाव मुद्रा रूबेल पर पड़ा। इस गिरावट के कारण उसे भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। इस गिरावट के कारण मुद्रास्फीति बढ़ गई। जो जमा पूंजी थी वह भी धीरे धीरे समाप्त हो गई और लोग कंगाल हो गए। अब वे सामूहिक खेती व्यवस्था भी छोड़ चुके थे, जिससे खाद्यान्न समस्या भी उत्पन्न होने लगी। इस कारण रूस ने खाद्यान्न का आयात प्रारंभ किया। तीसरा पॉइंट है समाजवादी व्यवस्था का खात्मा। तो सोवियत संघ ने विभाजित राज्यों ने पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया था। इस व्यवस्था के कारण रूस तथा अन्य राज्य गरीबी के दौर से गुजर रहे थे। मध्यम या शिक्षित वर्ग का पलायन हुआ और एक नया माफिया वर्ग उभर कर सामने आया, जिसमें अमीरी और गरीबी के बीच खाई बढ़ गई। चौथा पॉइंट है शासकों का सत्तावादी स्वरूप। तो मध्य एशिया के देशों में सभी देशों ने संविधान का निर्माण बड़ी ही जल्दबाजी में किया था, जिस कारण राष्ट्रपतियों को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया तथा संसद को छिन्न बना दिया गया। तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपतियों ने अपने को 10 वर्षों तक के लिए अस्थायी कर लिया और उसके बाद 10 वर्ष और बढ़ा लिया। इतनी लंबी अवधि में इन्होंने विरोध और असहमति को कोई महत्व नहीं दिया। और लास्ट क्वेश्चन है 19। रियो घोषणा पत्र का कहना है कि धरती की पारितांत्रिक तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुओं की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारी होगी। पहला ए नंबर है पारितांत्रिक तंत्र के 2 उदाहरण बताएं। दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विश्व के किस भाग की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और क्यों। तीसरा है कहाँ तक इस भावना को राज्यों ने रियो घोषणा पत्र के बाद से पूरा किया। तो इसका आंसर है समुद्री और औद्योगिक पारितांत्रिक तंत्र एवं दूसरा अटलांटिका के पर्यावरण और वैश्विक ताप वृद्धि पारितांत्रिक तंत्र। बी है विश्व में पारितंत्रिक को नुकसान अधिकांशतया विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठानी चाहिए। तीसरा का आंसर है विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज़्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधन है। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपने खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। तो बच्चों वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।